हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मास्टरमाइंड जो कि हाई स्कूल का जो गणित है इसमें से जी दिखाई दे रहा होगा आपको। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आपको दे रखा है, इसमें सॉल्यूशन भी है। और कक्षा 10 का मैं आज आपको सॉल्यूशन कराऊंगा चैप्टर 1 से। सारे चैप्टर कराऊंगा जितने भी हैं, इसके सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा कैसे आया, किस तरीके से किया। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेजें और लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके बारे में, जैसे कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और मैं उसका, आप खुद बुक को, मास्टरमाइंड के इस मॉडल को आप लेके बैठे। जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो मॉडल को लेके बैठे, जिससे कि आपको पता रहे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर मैं डालते जाऊंगा। अगर बहुविकल्प करा रहा हूँ तो बहुविकल्प का नंबर देखते आना, और क्वेश्चन करा तो क्वेश्चन का देखते आना, ठीक है। तो इस वजह से मॉडल अपने पास साथ में रखें, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके सबसे पहले चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारे पास। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, ठीक है। इसके बारे में आपको हमें सॉल्यूशन देना है। जैसे कि आपको एक बहुविकल्प दे रखा है, पहला बहुविकल्प दे रखा है। इसमें किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। आप बताइए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। बहुत सारी संख्या हो गई ऐसे परिमेय संख्या के समतुल्य। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, किसी परिमेय संख्या के, अगर मैंने कोई परिमेय संख्या मान ली 2/3 मान लिया मैंने। फिर सवाल कह रहा है, अगर पहला एक बहुविकल्प बताना बोला आपको, ठीक है। बहुविकल्प है, क्वेश्चन करा रहा बोले आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, यानी किसी परिमेय संख्या के, इसके बीच में पूछ रहा है कि इसके समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी। अरे बहुत सारे होंगे, कितने मान सकता हूँ मैं? 3/4 मान सकता हूँ, 6/9 मान सकता हूँ, 12/4 मान सकता हूँ, 6 मान सकता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे नंबर होंगे कि मतलब परिमेय संख्या मान लो, जैसे 10,000 बट्टे में 100 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके की सभी परिमेय संख्या होंगी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन वाइज होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। क्या होगा? अनंत, ठीक है। यानी कि बहुत सारी संख्या होंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। बहुत सारी अपरिभाषित अनंत संख्या होंगी, ठीक है। कितनी संख्या होंगी? अनंत, ठीक है। परिमेय संख्या होंगी, तो ठीक है। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे का आंसर क्या कह रहा है? एक शून्य तो परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। सवाल कह रहा है एक शून्यता परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। ये पूछ रहा भागफल क्या होगा। अब मुझे बताइए, एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया एक शून्यता कोई परिमेय संख्या लीजिए, माना कि 1/2 ले लिया मैंने, सही है। एक शून्यता परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, यानी कि अपरिमेय संख्या से मैंने कोई भाग दिया, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा? भागफल। अपरिमेय संख्या से भाग दूंगा, जैसे माना कि मैंने अपरिमेय संख्या से भाग दिया, कितना दिया? √3 दिया। अगर इसका √3 ना दे तो कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 1/2√3। मेरे पास आंसर क्या आएगा? तो भी तो अपरिमेय संख्या आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरे का बहुपद क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका होगा अनंत। अनंत संख्या होगी जब परिमेय संख्या होगी, जो कि 2/3 के परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा बहुपद में क्या कर रहा है। तीसरा बहुपद कह रहा है आपको संख्या n²। तीसरा बहुपद कह रहा है संख्या n² - 1 8 से क्या कह रहा है? 8 से विभाज्य होती है। 8 से भाग करना है आपको, यानी कि 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। विभाज्य होती है। तो आपको बता रहा है n बराबर कितने नंबर होंगे, यानी कि n बराबर किस तरीके के नंबर रखे जाएंगे, सम रखे जाएंगे, विषम रखे जाएंगे, या अभाज्य रखे जाएंगे। इस तरीके का आपको बताना है कि कौन सा इसमें रखे जाएंगे n बराबर। तो n बराबर मैं मानता हूं, सबसे पहले माना कि मैंने n बराबर 1 रखा, तो पहले मैं n बराबर 1 की बात करूंगा कि n बराबर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, इसे बराबर रखिए, इसे कुछ मत करिए अभी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगा 1 होगा, -1 बराबर कितना आएगा मेरे पास? 0।
ठीक है भाई, कितना आएगा 1 माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0। अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ, n बराबर 2 रखूंगा यहाँ पे n की जगह 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 4 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, कितना आएगा 3, ठीक है। अगर n बराबर अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे, n बराबर कितना रखूंगा 3, तो 3 का कितना हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 करूंगा कितना हो जाएगा 8, 8, ठीक है। अब n, ठीक है, जैसे कि n बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो n का क्यूब कितना होता है हमारे पास, n का होता है मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास माइनस के 1, ठीक है, करना है 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा 8। अगर मैं n बराबर यहाँ पे 4 रखता हूं, n बराबर 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर 16 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा मेरे पास बचा 15, ठीक है, कितना बचेगा 15। अगर n बराबर अगर मैं 5 रखता हूं तो n का माइनस n का वर्ग कितना मतलब 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा मेरे पास 24, ठीक है, कितना बचा 24। अगर 24 हो जाए यहाँ पे 24, अगर 24 को यहाँ पे देखेंगे 8 से डिवाइड, 0 जिसके नंबर पीछे आता है तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है, सॉरी 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर 8 को अगर मैं 8 में डिवाइड करूँ तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 8 का अगर 24 में दूंगा 2 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मैं नंबर कौन से लगा रहा हूँ, एक तो 1 लगा रहा हूँ, एक 3 लगा रहा हूँ, एक 5 लगा रहा हूँ। जब आप देख रहे हैं कि तीनों नंबर क्या आ रहा है, विषम नंबर आ रहा है, अगर विषम नंबर अगर मैं n की जगह रखूंगा तो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि 8 से भाग चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन में दे रखा है पूर्णांक नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे, विषम संख्या होंगे या सम संख्या होंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सारे विषम नंबर आ रहे हैं तो आंसर क्या होगा हमारे पास विषम संख्या, हो जाएगा हमारे पास विषम संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, ठीक है, बहुपदी का। अब मैं इसे आगे चलता हूं, ठीक है, इसे मैं रख करता हूं, एक बार देख लीजिएगा क्या रखना है इनकी जगह, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी। अब सवाल देखिए, सवाल कह रहा है अगला, दी गई संख्याओं में, चौथा क्वेश्चन है बहुपदी को, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बताने, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, कितनी होती है 2, ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे। सवाल कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड दीजिए, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का बहुविकल्प क्या कह रहा है आपसे, पांचवें क्वेश्चन का बहुविकल्प, पांचवें क्वेश्चन का बहुविकल्प कह रहा है आपसे 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, कितने करने हैं 156 है, सॉरी कितना 156, ठीक है। आपको बताना है 156 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो आप सबसे पहले क्या करें, इधर कर लीजिए 156 भी करना है आपको फैक्टर, ठीक है, ये गुणनखंड। सबसे पहले 2 से करें, 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटिए से 2 3 6 2 9 18, इससे काटिए 3 से, 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 1 3 और 3 3 9, कितना आ गया 13 इनटू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इनटू 2 इनटू फिर हमारे पास हो जाएगा 3 इनटू, ये हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है, ये तो हो जाएगा, तो यानी कि फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इनटू 3 इनटू 13, ठीक है। तो कितने फैक्टराइजेशन हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, 2 की पावर 2 ऑप्शन है, 2 की पावर गुणा 3 है गुणा 13 है, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा, बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसकी गुणनखंड कौन से होंगे 56 के 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसके फैक्टराइजेशन में यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 5 होगा, 5 के बाद मैं 6 पे आता हूं, 6 के आराम से 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, कितने निकाल 144 का, ठीक है, घातों का योग पूछ रहा है, घातों का योग, ठीक है। तो घातों का योग पूछ रहा है, सबसे पहले इसी तरीके से करेंगे, 144 का वेक्टर करिए आप, 2 से करिए 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से करिए 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 6 12, ठीक है। अब इसे 2 से काटिए, देख कितने बार कटेगा 18 बार, इसे 2 से काटेंगे तो ये 9 बार, इसे 2 से करेंगे तो कितना 3 बार, 3 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 3 1 3 3 का 9 3 1 3, इतना आ गया, ठीक है। एक बार चेक करेंगे, 2 7 14 2 2 4 का 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 6 12, 2 से करेंगे 2 1 2 2 8 16 2 9 18, 3 से करेंगे फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 1 3 और 3 3 का 9 3 1 3, इतना आ गया, कितना आ गया मेरे पास, इसके वेक्टर आ गए हमारे पास 144 के 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आया 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 2 कितने हमारे पास 4 बार, एक और लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 2 और फिर लिखा 3 इंटू 3 1 2, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 2 बार दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब 4 2 2 कितने हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 4 बार है गुणा 3 भी कितने बार है 2 बार, ठीक है।
अब आपसे पूछ रहा है इनकी घातों का योग, क्या पूछ रहा है, घातों का योग, ठीक है। घातों का योग ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 6 दे रखा है। तो आप मुझे बताइए 4 और 2 मिलकर क्या बनता है यहाँ पे, 6। कितना बनता है, 6। 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। घातों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। 6 के बाद 7वां अवयव को देखिए, 7वां अवयव क्या है आपसे, आपको नंबर दे रखा है 18,25, फिर दे रखा है आपको 5,15, फिर दे रखा है आपको 7,21, फिर दे रखा है आपको 31,93। सवाल क्या है आपसे, अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। आपको अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग बताना है कि जोड़ा बताना है कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या देख सकते हैं जिसमें कोई नंबर ऐसा ना हो जो कॉमन हो, एक के अलावा होना चाहिए, ठीक है। एक तो सब में कॉमन होगा, एक के अलावा होना चाहिए किसी का वेक्टर। तो आप सबसे पहले हम बाकी सबका देखेंगे, इसमें देखेंगे इसका अगर 18 के वेक्टर करेंगे, तो अगर हम 18 के वेक्टर करेंगे तो इसमें एक एक कैसे करेंगे, 1 2 3 और 3, 3 3 6 6 दिया 18 है। अगर आप 25 के वेक्टर करूंगा तो कितना होगा, 1। अगर इसका करूंगा कितना हो जाएगा मेरे पास 5, इसका करूंगा तो 5। एक के अलावा, मैंने बोला कि एक के अलावा और कोई मैचिंग कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। बाकी सबको देखेंगे, देखिए 5 का करता हूँ, 5 का 5 ही होगा, 1 गुणा 5 कर लीजिए। यहाँ पे करूंगा अगर 15 की करता हूँ मैं, ये 15 कितना होगा, 1 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें देख रहे हैं आप, एक भी आ रहा है और एक से ज्यादा होगा तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ 5 5 2 बार आ गया, इसे देखेंगे आप 7 का, 7 का करेंगे तो 1 गुणा 7 हो जाएगा। अगर 21 का करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है, 3 गुणा 1 गुणा, ठीक है, दोबारा से कर रहा हूँ इसे, यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर इसमें देखेंगे तो 1 और 1 के 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब इसे देखेंगे 31 और हमारे पास दे रखा है 93, ठीक है। 31 का करेंगे तो 1 × 31 हो जाएगा, अगर यहाँ करेंगे 1 × 31 इंटू, ठीक है, यहाँ करेंगे 31 में करिए, यहाँ पे 3 कॉमा करिए 31, ये हो जाएगा। आप देख इसमें शुरुआत में कितना 1 और लास्ट में कितना 2, यानी कि दो दो जोड़ा इनमें मिलना है, इनमें मिलना है, इनमें मिलना है, यानी कि एक ही एक ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसके एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 18,25, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। ये तो पूछ रहा है अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, अभाज्य संख्याओं का एक युग्म जो कि दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए मैं इसे बात करता हूँ, अब आगे की तरफ चलते हैं। एक ब्रैकेट में दे रखा है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, या आप खुद कर लेना, देख लेना, ऐसे करना, आगे पीछे जो किया था। सवाल करा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, सवाल करा किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के लिए, अगर दो पूर्णांक दे रखे हैं हमें, ठीक है, दो पूर्णांक दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के a और b के लिए, a और b के लिए बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है a बराबर दे रखा है मुझे मासा a, b बराबर a इंटू b, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे a इंटू b बराबर दे रखा है मुझे लासा, लासा दे रखा है मुझे a, b। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे b बराबर दे रखा है मासा किसका, ए बी का, यहाँ पे करेंगे a, b, फिर लासा दे रखा है मुझे a, b का गुणा में, ठीक है। अब चौथा जो दे रखा है मुझे दे रखा है a गुणा b, a गुणा b दे रखा है मुझे, दे रखा मासा ए बी का, फिर दे रखा मुझे गुणा लासा ए बी का। तो ये चीज दे रखी है, इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्या दे रखी, दो पूर्णांक नंबर दे रखे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा इंटू लासा, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें देखो पहली संख्या नहीं है, पहली संख्या तो दूसरी संख्या नहीं है, इसमें देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है, बिल्कुल बराबर में दे रखा है लासा, पर मासा नहीं दे रखा, तो ये गलत है। इसमें देखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इसमें है नहीं है, दूसरी संख्या दे रखी है हमें, पहली संख्या तो है ही नहीं है, तो ठीक इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसे देखेंगे a इंटू बी, यानी कि a गुणा b, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दे रखा है मासा,
मासा दे रखा है आपको, लासा दे रखा है, तो यही एक फॉर्मूला होता है मासा इनटू लासा, ठीक है, यानी कि बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख रहे हैं आप डी, इसका आंसर मैच कर रहा है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, सवाल करा यदि 65, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इसे मैं रफ करता हूं। नौवां ओवरडिवीजन के लिए क्या है आपसे, नौवां, ठीक है। मैं सारे कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो सवाल क्या है आपसे, आपको बता रहा है 65,117, ठीक है, 65,117 का एचसीएफ बताना, ठीक है, क्या बताना, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ बताने के बाद आपको बताना है कि दे रखा है को 65 है माइनस दे रखा है आपको 117, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क है 117 के रूप में आपको व्यक्त करना है, व्यक्त किया जा सके तो m का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, m का मान, आपको बताना है m का मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बताना है m का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसका एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, फैक्टराइजेशन करके पता पड़ेगा कॉमन क्या आ रहा है। तो 65 के अलग कर लीजिए और 117 के अलग कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले करेंगे किससे करें, पहले 5 से कर लीजिए, 5 के बाद 5 15 फिर 13 1 13, ठीक। अब इसे करिए, ये करेंगे 3 से 3, ये हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9 3 27, फिर 3 से करिए, 3 1 3 3 3 का 9, फिर 13 से करिए, तो ठीक है। आपको मुझे बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वही वही इसका एचसीएफ होता है, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया, अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 13, कितना होगा 13। अब 13 में नंबर यहाँ पर रखूंगा, इसके बराबर होता है तो मूल व्यक्त कीजिए, m का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करेंगे, 65 माइनस 117 बराबर लिखेंगे, कितना है हमारे पास एचसीएफ, कितना है 13, ठीक है, 13, ये 13 के बराबर होगा एचसीएफ के बराबर, ठीक है, 13। अब ये वाला नंबर इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 65m बराबर 113 प्लस 117, ये हो जाएगा 65m बराबर, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे जोड़ दो कितना आएगा 130, ठीक है। अब गुणांक संख्या होगी कहाँ आएगी, बट्टे में, तो ये हो जाएगा 65 और 65 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि m बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 65 दोनों कितना होता है हमारे पास 130, जो कि ऑप्शन में दे रखा है नहीं दे रखा है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 4 2 1 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 2 जो हमारे पास निकल गया, m का मान कितना हो जाएगा 2, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसे देख लीजिएगा एक बार, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है, इसे मैं रफ करता हूं, आप आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, 10वां सवाल कर रहा है आपको, 10वां सवाल कर रहा है आपसे, ठीक है। 10वां सवाल कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है, प्राप्त होगी, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें, ठीक है। सवाल कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 125 और सवाल कर रहा है 70। मैं अगर किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या से मान लो x और इसमें देते हैं 22 से, ठीक है, दोनों मान लीजिए x से भाग देना हमें। सवाल कर रहा है किसी संख्या, एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 125 और 70 से विभाजित किया जाता है, यानी कि दोनों से अगर विभाजित किया जाए, ठीक है, को विभाजित किया जाए तो इससे अगर भाग देंगे तो इसका आंसर शेषफल जो आता है वो आता है, इसमें बचता है कितना, बचता है 5, सॉरी इसमें बचता है 8 और इसमें बचता है 5, ठीक है, शेष बचता है, ठीक है, शेष बचता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर शेष बचता है, अगर इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 125 में से आप 8 घटाइए और 170 में से खाली 5 घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 65, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 117, कितना बचेगा 117 बचेगा, अगर 125 में 8 घटाएंगे और यहाँ कितना बचेगा हमारा 65। तो मैंने अभी फैक्टर किया था इसका 65 और 117 का, 65 और 70 का 117 का फैक्टर किया था, अब तो हमें पता होना चाहिए 13 निम्न 117 होते हैं और 13 पंजू 65 होते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास कितना 13, कितना आ रहा है 13, तो इसका जो एचसीएफ होगा, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 13 ही है, क्या होगी 13, तो इसका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा हमारे पास 13, इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ जो निकालना है वो 13 निकालना है, ठीक है। तो 13 एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 13 का ऑप्शन दे रखा 15 13 और 17 और 14, तो यानी आंसर किस बार हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 14 13 सॉरी 13 जिसका करेक्ट आंसर जो एचसीएफ लेके हमने आपके सामने किया, ठीक है। चलिए अब इसे मैं रख करता हूं, आगे की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख रहा है, अगला क्वेश्चन 10 में निकाल दिया, एक ब्रैकेट में भी दे रखा है, उसे आप खुद कर लेना, वो भी ऐसे ही करना आपको। अब ये कह रहा है सवाल में यदि दो धनात्मक, अब 11वां सवाल तो कह रहा है आपसे 11वां देखिए,
11 नंबर कह रहा है आपसे ए और बी दो पूर्णांक क्या दे रखे हैं आपसे, कह रहा है ए बराबर दे रखा है आपको x की पावर 3 और y की पावर 2 और दे रखा है b बराबर दे रखा है आपको x y क्यूब, ये दे रखा है आपको, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्या है। तो HCF क्या करना है, क्या करना है आपको HCF किसका a, b का, कितना a, b संख्या का आपको क्या करना है HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालना है a और b का, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले इसका वेक्टर कर लीजिए, x की घात कितनी बार है 3 बार, तो x गुणा x, फिर आपको y की घात कितनी 2 बार, तो y गुणा y, ठीक है। ऐसे करके ये आपके हो जाएगा x और y कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि गुणा घात क्या होती है, जुड़ती हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना है HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है, इसमें ये कॉमन आ रहा है और इसमें पीछे के दो कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि x गुणा y, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा y का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि y पावर 2। ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, अगर मैच कर रहा है तो x y दे रखा है x और x y स्क्वायर दे रखा है, x क्यूब y क्यूब दे रखा है, x स्क्वायर y स्क्वायर दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि x y का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर नहीं y स्क्वायर, ठीक है, x y स्क्वायर दे रखा है, जो आगे ऑप्शन उसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 12 में देख रहे 12 में कह रहा है कि 15 18 और 24 का लासा क्या होगा। चलिए मैं एक बार इसको और बता देता हूँ, जैसे लासा आपको मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं यहीं पे बता देता हूँ। 12 में क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या बताना है आपको, 15 18 और 24 का क्या करना है आपको, लासा बताना है, क्या बताना है लासा, ठीक है। लासा क्या होगा, इनके सबके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, पहले सबसे पहले लिखूंगा 15, फिर लिखूंगा 18, फिर लिखूंगा 24, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन करूंगा 3 गुणा 5 होगा, इसके फैक्टराइजेशन करूंगा 2, ठीक है, फिर 3 और फिर 3, ठीक है, 2 3 6 6 3 18, इधर करूंगा तो कितना होगा 2 2 फिर 2 और फिर 3, यानी कि 2 2 4 4 2 8 3 24, इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। सबसे पहले क्या बताना है इसका, आपको बताना है लासा, लासा पूछ रहा है आपसे इन तीनों नंबर का, क्या पूछ रहा है लासा, यानी कि LCM, ये पूछना चाह रहा है आपसे LCM क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ LCM, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या करते हैं हमसे, लासा, लासा का मतलब होता है LCM के लिखनी है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसमें पूरा डिवाइड चले जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बताइए, इसमें देखेंगे पहले एक काम करिए, इसमें देखिए पहले कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरे कितना आ रहा है 3, तो पहले एक बार लिखेंगे यहाँ पे 2, एक बार लिखेंगे 3, ठीक है, और फिर इसके बाद जो बचे नंबर है उनको भी लिख लीजिए। तो एक 3 3 आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पहले 3 3 आ रहा है, 3 तो मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये नंबर हट गए। इसके बाद इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसके बाद इसे इसके बचे नंबर को ले लीजिए, 2 × 2, फिर एक और दे रखा है, फिर एक और 3 दे रखा है × 5, ये हो गया, ठीक है। अब एक गुणा करके देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 5 120 और 12 × 36, यानी कि ऑप्शन कितना दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारे पास, इसे करके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 × 5 60 और 60 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना 6 × 18 और 28 दूनी 36, कितना आ गया 360, कितना आ गया हमारे पास 360, क्या आया एलसीएम। अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो ठीक है, ऑप्शन में दे रखा 90 120 240 और 360, यानी कि 360 इसका करेक्ट आंसर, जो दे रखा डी डी इसका करेक्ट आंसर 360, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। अगर ये तरीका भी ना मालूम हो तो दूसरा तरीका कैसे करना वो भी बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे 15 18 और 24, ठीक है, 15 18 24, 15 18 24 में क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे 3 से डिवाइड, यहाँ करेंगे कितना करेगा 3 5 15 3 6 18 और 3 8 24, तो 3 से चला जाएगा 5 2 8, अब 2 से करेंगे तो 5 2 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5 बनना है, 5 फिर 1 फिर 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ कितना आएगा 5, 5 से यहाँ करेंगे कितना आएगा 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक करते रहते हैं, ठीक है। तो करिए 2 3 6, सही है, 3 का 9 9 2 18 18 दूनी 36 और 36 पंजे कितना होता है 120 और 120
सॉरी 120 नहीं होता, ये होता है 180, 36 पंजे होता है 180, 180 के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, कितना आएगा 360, इसका क्या होगा एलसीएम। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से वेक्टर करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसे रख करते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, दिया है इसका मासा, इसका लासा, लासा क्या करना है, आपको 13वां सवाल कह रहा है मासा 99 153 का मासा दे रखा है 9 और लासा आपको क्या करना है 199, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 14वां सवाल बताता हूँ आपको। 14वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 14वां सवाल कह रहा है आपसे बहुविकल्प का, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखना है आपको, फिर इसके बाद 2 और रहेंगे, फिर बहुविकल्प सारे खत्म हो जाएंगे। आपको दे रखा है लासा, यानी कि लासा दे रखा है आपको 132 और 188 का, ठीक है। 132 288, सॉरी 288 दे रखा है, 132 और 288 का लासा जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 31 68, ठीक है, 31 68। फिर क्या रहा, तो मासा क्या करना है, ठीक है, क्या करना है मासा क्या करना है। देखिए 13वां और 14वां एक ही क्वेश्चन है, मैं एक ही तरीके से एक ही सवाल बता देता हूँ, ठीक है। तो उस समय 14वां ले लिया इस वजह से, ठीक है। तो इसका लासा दे रखा है, यानी कि पहला नंबर ये दे रखा है, सेकंड नंबर ये दे रखा है, ठीक है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है और इसका एक लासा भी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासा इंटू लासा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहली संख्या कितनी दे रखी है, मैं 132, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 288 और बराबर कितना दे रखा है मुझे 3 31 68। और मुझे निकालना है, क्या निकालना है इसका, इसका जो सवाल मुझे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासा, ठीक है। मासा पूछ रहा है तो लासा दे रखा है, तो इसे यहाँ पर लगाइए, कहीं यहाँ पर लगा दी फॉर्मूला जैसे हो, मासा आपसे पूछ रहा है और लासा की जगह लगा दी, लासा कितना दे रखा है आपको 31 68, ठीक है। अब गुणांक संख्या होगी कितना आएगी बट्टे में, यानी कि मासा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 132 गुणा 288 बट्टे में आ जाएगा कितना 31 68, ठीक है। इसे काटिए सबसे पहले, देखिए इससे कट रहा है पहले, सबसे पहले देखिए अगर मैं यहाँ पे 11 करूंगा तो यहाँ बचेगा 12, 11 का 11 काटिए इसे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे, काटिए इसे काटेंगे, सबसे पहले काटिए 11 थी 11 दूनी 22 होते, कितना बचा हमारे पास 11 दूनी 22 बचा 9, फिर कटेगा 11 दूनी 22 तो बचा 9, तो बचेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 96, तो 11 8 88, फिर 11 8 88, इससे कटेगा, ये इससे पूरा पूरा कट गया, ठीक है। इससे पूरा पूरा कट गया, हमारे पास कितना बचा, मासा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास सिर्फ 12, क्या होगा 12 इसका क्या हो जाएगा मासा, ठीक है। मासा हमेशा छोटा आता है, लासा हमेशा बड़ा आता है, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। मासा कितना आया हमारे पास 12 इसका करेक्ट आंसर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दे रखा है आपको, डी आंसर भी दे रखा है, ठीक है। अब इसे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक ब्रैकेट में दे रखा है तो उसको आपको कर लेना है 26,156 का लासा और 156 दे रखा है तो मासा ज्ञात करना, ठीक है। अब कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित की जाए से में से सभी संख्याओं से अविभाज्य न्यूनतम संख्या है, तो आपको क्या करना है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, 15 में 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद एक लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को दोनों सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो आपको पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने संख्या लिख दी। 1 से लेकर 10 तक की सवाल कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं तो दोनों सम्मिलित किया जाता है, तो मैं से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, तो आपको एक ही काम करना है कि न्यूनतम संख्या देखनी है तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि इन सब का क्या लेना है, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तभी आपको पता कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लेना आपको, क्या लेना एलसीएम। अब एलसीएम की फुल फॉर्म ऐसा स्टूडेंट को नहीं किसी को जो पता हो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होता है लघुत्तम, ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। एलसीएम फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक, इसमें मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे एक एचसीएफ होगा, एचसीएफ फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसका होता है लघुत्तम समावर्तक, इसका होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। अब आपको क्या निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका करिए 3 दूनी 6 छक 24, 24 पंजे होते हैं आपके पास, 24 पंजे होते हैं 120, कितने होते हैं 24 पंजे करूंगा कितना होगा 120, ठीक है। 120 तो ये हो गया यहां से यहां तक का। फिर यहां पे करिए 9 72, 72 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आएगा 720। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है।
एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, गुणा नहीं करना है, एलसीएम लेना है, सबसे मतलब एलसीएम लेना है। तो एक काम करिए, पहले आप एक लीजिए, दो लीजिए, एलसीएम निकालना तो दो लीजिए, दो लीजिए, फिर तीन लीजिए, फिर दो लीजिए, क्योंकि दो में चार हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगा। फिर आपने क्या करा, आपको 5 बनाना है तो गुणा 5 लिखिए, 6 तो बन गया ऑलरेडी, 7 बनाना है 7 लिखिए, 8 बनाना है, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 बनाइए 8 ही बन गया, 3 बनाना है 1, 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 हो गया, अब 5 दूनी 10 भी हो गया, ठीक है। तो अब इतना निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना बस, करिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 और 3 दूनी 6, 6 6 36, ठीक है। तो होगा 360, गुणा में करना है आपको 7, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, 0 7 6 42 का 2 और 7 के 21 और 4 25, तो यानी कि आपको एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2520, ठीक है, कितना आएगा 2520। तो न्यूनतम संख्या जो होगी, ये वाली जो 2520 है, जो न्यूनतम संख्या है वो इन सभी से डिवाइड होगी, कोई सा नंबर डालेंगे सबसे डिवाइड होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 2520, जो कि आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल कह रहा है यदि 16वां सवाल, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ मैं 16वां सवाल। 16वां सवाल कह रहा है आपसे m बराबर दे रखा है आपको 5, ठीक है, और ये कह रहा है m बराबर 5 दे रखा है, तो आपसे पूछा है n बराबर दे रखा है m प्लस 7, ठीक है, ये चीज अलग दे रखी है आपको। और फिर कह रहा है आपसे सवाल में, तो अंडर रूट में पूछा आपसे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। अरे भाई ये बताइए, यहाँ m बराबर 5 दे रखा है, तो m केवल यहाँ लगा दीजिए, तो m बराबर कितना दे रखा है 5, यहाँ लगा दीजिए, इसी लगाएंगे यहाँ पे, तो n बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7, कितना हो गया हमारे पास, n बराबर हो जाएगा 12, 7 और 5 12, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 12, n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ लगा दीजिए, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12, 12 का स्क्वायर, अगर इसे खोलेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 144, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 169, 169 कितने का होगा 13 का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास होगा 13, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर तो दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुविकल्प का लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करा दिया, बहुविकल्प आपके सारे खत्म हो गए। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट में बता सकता है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, उसका भी हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कोई सवाल छुड़वाया है तो उसको भी बता सकते हैं कि इसका मैं सॉल्यूशन दे दीजिए, तो हम उसको भी बता देंगे शुरू से कैसे करना है, ठीक है। जो कि कोष्टक में जो बंदे हैं उनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो किसी पर, तो कमेंट में हमें बता सकता है कि मैं इसका सॉल्यूशन भेज दो, तो हम सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए बहुविकल्प सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब मैं चलूंगा सबसे पहले करके इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं, ठीक है, जो कि दो दो नंबर में आते हैं, ठीक है। इसे अब देखिए यहाँ सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब करेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इन पे आ जाइए, जो कि दो दो नंबर में आते हैं, 2 अंक के होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सवाल क्या है आपको दे रखा है, सबसे पहले ही सवाल दे रखा है, सबसे पहले सवाल उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या आपसे 17 × 5 × 11 × 3 × 2 इंटू 3 के बाद प्लस लग रहा है, यहाँ पे प्लस लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 2 × 10, ये दे रखा आपको, ठीक है। देख रहा 17 × 5 × 11 × 3 × 2 और प्लस दे रखा है 2 × 10, ये चीज दे रखी है आपको। और बताना है बस क्या अगर एक अभाज्य संख्या होगी, तो आपको बताना है भाज्य संख्या किससे होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले ये सवाल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक काम करिएगा, आप इसमें से पहले कॉमन लीजिए, आपको कॉमन कितना आ रहा है हमें, देखिए 2 दे रखा है, 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है। इसके अलावा क्या करेंगे कि अगर ऐसे फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 ले लूंगा 2 × 5, क्या लिया मैंने 2 × 5, अगर मैं 2 × 5 लूंगा तो अंदर कितना बचेगा 17 × 5 बचेगा, फिर मेरे पास 11 बचेगा, इंटू बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 3, ठीक है। 212 में कॉमन ले लिया, प्लस इसमें अगर इससे भागूंगा तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा भाई हमारे पास 2, ठीक है।
गलत हो रहा है, सॉरी मिसप्रिंट है ये सवाल में, ठीक है। सवाल में मिसप्रिंट लिखा, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 10 की जगह 11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 11, ठीक है। कितना दे रखा है? 10 की जगह 11 दे रखा है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका ये कॉमन लेना है, ठीक है। 2 गुणा 11 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको भी दे रखा है 2 गुणा 11। 2 गुणा आप 11 कॉमन लीजिए, तो 11 यहाँ से हट जाएगा और 2 भी यहाँ से हट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे हमारे पास। एक बार चेक कर लें, 2 आ गया, 7 70 हो गया, 5 हो गया, और 11 में कॉमन ले लिया, 3 हो गया हमारे पास, और 2 हो गया, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ठीक है, प्लस के 1, ये हो जाएगा। ये 11 दे रखा है सवाल में, मैंने देखा अभी यहाँ में 11 दे रखा है, ठीक है। 10 की जगह कितना दे रखा है? 11। तो इसमें से मैंने कॉमन कौन सा ले लिया? 2 और 11 ले लिया, यहाँ पे 2 और 11 कॉमन है पीछे से देख के, ठीक है। तो प्लस लग रहा है बीच में, तो ये आ गया। ये कितना करेगा? 2 गुणा 11, ठीक है। अब इनका गुणा करिए आप, 5 15, 15 मल्टीप्लाई करिए 7 में, तो 15 सत्ते 105, हाथ से लगा कितना हमारे पास? 110 लगा, कितना लगा? 10, क्योंकि 5 15, 15 सत्ते होते हैं 105, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 1 15, 15 10 कितना हो गया? 25, तो 25 में जोड़ दीजिए, और प्लस के लगा 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 11, और यहाँ पे से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 256। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले इसका गुणनफल कितना आ रहा है, तो ब्रैकेट में उसे छोड़िए, इसे देखिए यहाँ पे गुणनफल कितना आ रहा है। सवाल में कह रहा है कि संख्या दीजिए, संख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि क्यों ये नंबर दे रखा है 17 15 17 5 11 13 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो आपको इसे करना है, एक भाज्य संख्या किससे हो रही है? ये वाला जो नंबर दे रखा है गुणा में, तो 2 गुणा 11 से होगी, ठीक है। 2 अतः संख्या 2,11 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य होगी जो इसके गुणनखंड है, ठीक है। संख्या 2,11 से विभाज्य होगी, ठीक है, होगी जो इसके गुणनखंड है, ठीक है। कौन से? 2,11, यही पूछा है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, यहीं से पता पड़ रहा है आपको, इधर करेंगे तो भी आ जाएगा। इस सवाल में आगे क्या कर रहा है, उसने फैक्टराइजेशन और कर दिया है, जिससे कि 2 की पावर 9 बन गया, और इसके फैक्टर करेंगे तो यही आ जाएगा निकल के, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं, मैं आगे चलता हूं। दिया गया एचसीएफ दे रखा है आपको 255, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर रहा हूं, दिया गया है कि एचसीएफ दे रखा है 255, एक दे रखा कॉमा दे रखा 867 का 51 दे रखा है। एलसीएम आपको याद करना, जो मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है बता दे रहा हूं आपको। एक और बात, फॉर्मूला लिखना है आपको a * b बराबर मासा इनटू लासा, इसमें लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा इस चैप्टर के लिए। अब सवाल पे आते हैं मेन पार्ट, सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी देखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैं रख करता हूं। क्वेश्चन में की बात चल रहा है ना, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखना आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे सॉल्व करता हूं, सबसे पहले लेंगे माना कि हमारी गलती या त्रुटिपूर्ण, क्या लिख सकते हैं? गलती या, यहां पे लिख देता हूं गलती, इसे काट के लिख देता हूं, गलती या त्रुटि, ठीक है,
त्रुटिपूर्ण, ठीक है, हमारी गलती या त्रुटिपूर्ण के कारण ऋण 3 एक परिमेय अपरिमेय ठीक है, और लिख देता हूं इसे, एक परिमेय हमारी त्रुटिपूर्ण के कारण या गलती के कारण ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है, जिसमें परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, ठीक है, के रूप में होती है। फिर ये तथा P/Q एक पूर्णांक है, P/Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, Q बराबर 0 हो जाएगा तो संख्या का आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा, इसमें से Q नॉट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, P बराबर 0 हो सकता है, ठीक है, हम लिखेंगे, और P/Q का अभाज्य गुणनखंड, P/Q का अभाज्य गुणनखंड एक होता है। तो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल लेकर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको। सवाल कह रहा आपसे, मैंने जो लिखा है ये लिखा, माना कि हमारी गलती या त्रुटिपूर्ण, ठीक है, गलती या त्रुटिपूर्ण के कारण ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है, जिसमें परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है तथा P/Q एक पूर्णांक है, P/Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता, और P/Q का अभाज्य गुणनखंड 1 होता है, बस, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अब मैं सवाल कराता हूँ इसके आगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, अब मैं आगे कराता हूँ, देखिए अब क्या करेंगे। यहाँ पे सवाल मैंने आपको कराया था, तो मैंने बोला था √3 एक परिमेय संख्या, तो मैंने क्या कहा था, √3 इज इक्वल टू P/Q के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास P बराबर हो जाएगा √3Q, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, सही है। P बराबर आएगा √3 और Q, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा P² और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये लगेगा Q², ठीक है। तो वर्ग करने के बाद आया हमारे पास ये, ठीक है भाई, वर्ग करने के बाद कितना आया, P² बराबर 3Q², ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे पॉइंट में, यहाँ लिखना जरूरी होता है, बस आपको ये समझना है, यहाँ लिखेंगे P² से ये P² 3 का P², ठीक है, P² 3 को विभाजित करता है, सबसे पहले लिखेंगे P² 3 को, ठीक है,
विभाजित करता है। ठीक है, फिर लिखेंगे P 3 का अभाज्य, P 3 को विभाजित करता है। ठीक है, P 3 का अभाज्य गुणनखंड है। इस तरीके से सवाल में दे रखा है P कह रहा है P संख्या 3 से विभाज्य है, P संख्या 3 को विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं P 3 से P संख्या 3 से विभाज्य है। इस तरीके से कर रहा है P 3 का अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं P 3 का भाज्य, ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखिए P 3 का अभाज्य गुणनखंड है, विभाजित कर सकता है, मतलब लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, P 3 का अभाज्य गुणनखंड है, या P 3 से क्या होगा, भाज्य कर सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक और P 3 को भाज्य कर सकता कर सकता कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब मुझे मानना है P बराबर, अब मैं मानूंगा अपनी तरफ से P बराबर, मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूँ कितना 3 ये मान लीजिए, क्या मान लिया, माना कि, क्योंकि आपको ये बताना, देखो P तो आपने सिद्ध कर दिया कि विभाज्य है, फिर आपको Q भी तो करना है, तो मैंने क्या करा, हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि। ठीक है, तो माना कि मैंने माना P बराबर 3a, तो P बराबर 3a करेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, समझ जाना क्या लिखा, दोनों बच्चों का वर्ग करने का, दोनों बच्चों का वर्ग करने का क्या आएगा, P स्क्वायर बराबर आएगा 9, ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए P स्क्वायर और में आपको कहीं दे रखा था, P स्क्वायर और दे रखा 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर, तो यहाँ लगा दें, इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट से, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा, P की जगह कितना लगा दो 3q स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, q स्क्वायर बराबर आएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, देखिए इससे ऐसी कंडीशन बन गई, दोबारा से इससे ऐसी कंडीशन बन गई, नहीं बन गई, देखो q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर आ गया, यहाँ q स्क्वायर आ गया, अब लिखना क्या है, वही तरीका लिखना है आपको, लिखना क्या आपको, यहाँ लिखना है q स्क्वायर 3 को, ठीक है, विभाजित कर सकता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखेंगे कि आगे पीछे लिखना, मतलब 3 q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, ठीक है, जैसे लिखेंगे, ये नहीं ऐसे लिखिए, इसमें जो लिख रहा है इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ लिख रहा है p स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, 3 p स्क्वायर 3 को विभाजित करता है। ठीक है, p स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, संख्या 3 से विभाज्य है, ये गलत लिख दिया है, 3 को विभाजित करता है, p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, ये कर दिए 3 से विभाजित होता है, ये लिखिए 3 से, सॉरी लिखना है यहाँ पे, p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ लिखना है p 3 का अभाज्य गुणनखंड है, p 3 को भाज्य कर सकता है। ठीक है, p 3 से भाज्य हो सकता है। ठीक है, ये लिखेंगे p 3 से, सही कर लो सर, p 3 से भाज्य हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये करेक्शन कर लीजिए बस, और कुछ नहीं, यही करेक्शन करना है आपको, p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, p 3 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हैवी लिख लीजिए यहाँ पे, फिर लिखना है आपको p 3 से भाज्य हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे p स्क्वायर, सॉरी p नहीं q लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे q स्क्वायर, q से बात करें, q स्क्वायर 3 से क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, कर सकता है नहीं लिखेंगे, हो सकता है। ठीक है, 3 से विभाजित करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हो सकता है, लिखेंगे यहाँ पर q 3 का अभाज्य गुणनखंड है, फिर लिखेंगे q 3 से भाज्य हो
हो सकता है। ठीक है, P 3 से भाज्य हो सकता है। तो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन पूरा हो गया आपका। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे इसे मैं रफ करता हूँ, एक बार देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। आपने क्या लिखा, आपने लिखा, हम यहाँ लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः लिखेंगे P Q का एक P Q का एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, P Q का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसा P Q का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अब अपनी तरफ से लिख लिया हमने क्या कहा था, हमने बोला था कि हमारे, अब लिखेंगे हम अतः। ठीक है, इसी से लगे हमारे विरोधाभास के कारण, हमारे विरोधाभास के कारण, विरोधाभास का मतलब गलती, गलती के कारण, हमारी गलती के कारण, हमारे विरोधाभास के कारण √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, हमारे विरोधाभास के कारण √3 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय ठीक है, संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारे विरोधाभास के कारण √3 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहाँ लिखिए सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आंसर का इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है आपको, 2 नंबर में आएगा और ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से देखिएगा और सही तरीके से लिखिएगा। इसे मैं रफ करता हूं। ठीक है, चलिए एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है सवाल में, ऐसे एक का सवाल दे देते हैं। देखिए उसमें ब्रैकेट में आपको दे रखा है, ब्रैकेट में रखा सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर दे रखा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। वो इसी तरीके से करना दोनों। ठीक है, अब आपको मैं अगला कराता हूं। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सवाल दे रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है आपको। ठीक है, आप सवाल को आपको क्या करना है। ठीक है, उसी तरीके से लिखेंगे आप, उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हमारे विरोधाभास के कारण यहाँ पर लिखेंगे हमारे विरोधाभास या फिर गलती के कारण, हमारे विरोधाभास या गलती। ठीक है, गलती या त्रुटिपूर्ण। ठीक है, त्रुटिपूर्ण, हमारे विरोधाभास या गलती या त्रुटिपूर्ण के कारण √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर
एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारे विरोधाभास के कारण गलती या हमारे विरोधाभास के कारण या गलती के कारण या त्रुटिपूर्ण के कारण 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख, ठीक है, लिख सकते हैं, जहां P/Q एक पूर्णांक संख्या है जिसका एक गुणनखंड होता है, जिसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, एक गुणनखंड के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Q0 = 0 तथा Q0 = 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये लिखना आपको। ठीक है, तो ये लिखा हमारे विरोधाभास के कारण गलती के कारण त्रुटिपूर्ण के कारण 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है जिसका एक गुणनखंड होता है तथा PQ0 = 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, वैसे तो देख लेते हैं अगर आता है। ठीक है, नहीं तो ऊपर रफ करके लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना आपको, लिखना है, मैंने क्या बोला था आपको कि 5 + √3 बराबर लिखना आपको P/Q के रूप में। ठीक है, इस वाले नंबर को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 P/Q और माइनस हो जाएगा 5। आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना है, यहाँ पे इतना ही करना है, बस इतनी बात समझ में आ रही नहीं आपको। प्लस से संख्या लाएगा हम पल्ला लेंगे बस से बस। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस वाले को, ये हो जाएगा बस। ठीक है, मैंने क्या लिखा आपके सामने, मैंने लिखा ये। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, 5 + √3 बराबर दे रखा P/Q, अपन दे रखा अंडर मैंने 5 वाला लिखा था माइनस संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, अतः P/Q -5, ठीक है, P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख लिया गया है। ठीक है, तथा √3 भी एक, ठीक है, √3 भी एक, क्या है इसमें सवाल क्या दे रखा है, इसमें ये सवाल दे रखा है इसमें। ठीक है, हमने क्या लिखा था, हमने सवाल में क्या लिखा कि √3 में हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या मानी थी। यहाँ पे लिखेंगे तथा √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज लिखनी पड़ेगी, ऐसे मैं करता हूँ, नीला से लिखेंगे, अतः इसे हटा दीजिए ऐसे, अतः हमारे गलती के कारण या विरोधाभास के कारण या त्रुटिपूर्ण के कारण, हमारी गलती के
कारण √3 एक परिमेय, √3 नहीं है हमारे पास, इधर रेखा है, अगर रेखा 5 प्लस, ठीक है 5 प्लस √3, हमारी गलती के कारण 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको लिख के आना, बस इस पे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चौथा सवाल हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है इसमें भी और ऐसे ही दे रखा है इसमें, ठीक है। एक एक करा, एक प्लस, ये मैंने प्लस वाला लिखा, इससे अगला भी सवाल है वो भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको चौथा करा दिया, मैंने आपको सवाल, ठीक है। चौथा के बाद एक ब्रैकेट में दे रखा है, अगर वो भी समझ में नहीं आता तो आप बोल देंगे, कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा भी क्वेश्चन ऐसे है, बिल्कुल एक सवाल है, अपरिमेय संख्या क्या आती है सिद्ध करना आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आते हैं। अब मैं चलता हूं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ठीक है। अब मैं इसको, ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पे आगे ये क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर की का आएगा 4 नंबर में, ठीक है। इसमें आएगा 4 नंबर, इससे पहले कितने के थे, 2 की, अब आएगा 4 की, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में क्या करा। सवाल में करा आपको, किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना होता है, इसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब सवाल नंबर लिखेंगे आपको, आप लिखेंगे, पहले सवाल बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है आपसे, जी कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी परेड में 616 सैनिकों वाले एक आर्मी टुकड़ी की, ठीक है, 616 आर्मी टुकड़ों की और 32 का महत्तम सामर्थ्य होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस सवाल में कि 616 और 32 का क्या निकालना है, 616 और क्या देगा आपको 32, ठीक है। 616 और 32 का क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। ये निकालना है आपको। सवाल में क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सैनिकों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखेंगे, अधिकतम सेना आर्मी की टुकड़ी में, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में, क्या लिखेंगे, अधिकतम, यहाँ लिखेंगे अधिकतम, लिखेंगे अधिकतम अधिकतम सेना आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सही है। अधिकतम सेना आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 616, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी परेड में 616 सैनिकों वाली सेना की आर्मी की टुकड़ी की संख्या कितनी दे रखी है हमें। ये कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, टुकड़ों की सैनिकों की संख्या, यानी कि टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सैनिकों की संख्या बोला, सैनिकों की संख्या, कितनी देर के में 616, ठीक है। और 32 क्या होना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की संख्या, ठीक है। 32 बैंड के पीछे आर्मी की क्या करा है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी सदस्यों वाले, ठीक है, अगर सवाल करा है इसे ये बनाना होता है, बस ये कह रहा है सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की संख्या, ठीक है। एक आर्मी
बैंड बैंड के सदस्यों की संख्या, ठीक है, कितनी देखिए आपको 32, ठीक है। आर्य बैंड के संख्या, आर्य बैंड के सदस्यों, ठीक है, संख्या नहीं होगी, सदस्यों की, सदस्यों या सैनिकों, सदस्यों, ठीक है। एक आर्य बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर कितनी रखे 32, ठीक है, ये निकालना आपको, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, तीनों का करेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। 616 और 32 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया। अब लिखते हैं प्रश्न आंसर, ठीक है। प्रश्न आंसर लिखेंगे आप 616 और, ठीक है, और 32 का, ठीक है, 616 और 32 का महत्तम समावर्तक वर्तक लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ले लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, आपको महत्तम समावर्तक करना है, ठीक है। 616 के वेक्टर करने हैं आपको और 32 के वेक्टर करने हैं, ठीक है। तो आप साइड में कर लीजिएगा, यहाँ कर देता हूँ इधर, 616 के वेक्टर करेंगे पहले, फिर करेंगे 32 के, करिए। इसे करिए, पहले आप 2 से करिए, 2 3 6 2 8 16, 2 से करिए, 2 1 2 2 5 10, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 से करिए, 2 7 14, ठीक है। फिर 2 से करिए, कितना आएगा, 2 7 14, 7 से करिए 77, 11 बार 11, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी से करिएगा, 2 से करिएगा, कितना आएगा यहाँ पे 16, 2 से करिएगा कितना आएगा 8, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, या 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, या 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन नंबर होता है जब, ठीक है। जब कितने कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये और ये आ रहा है, ठीक है। इसमें एक और देखना, 2 3 2 2 8 16 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 2 1 2 2 15 2 6 8, फिर करेंगे 2 7 14 2 7 14, ये आ गया, ठीक है। और कोई तो मैच करना नहीं, यहाँ पे कितना कर रहा 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनका फैक्टराइजेशन लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, ठीक है। एक तो रखा यहाँ पर 2, यानी कि 5 बार 2, 1 2 3 4 और 1 5 बार 2, ठीक है। अब सवाल ये आपसे कि आपको क्या बताना है इसका एचसीएफ, तो कॉमन देखिए ये, ठीक है, इसमें ये नहीं है, इसमें मतलब ये लो, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है आपको 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 2 4 4 दूनी 8, 8 सदस्य वाली एक टुकड़ी की बैंड बनानी होगी जो कि हमारे पीछे मार्च कर रही होगी, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा महत्तम समावर्तक 8, ठीक है। तो 8 सदस्य क्या कर सकते हैं इसमें, 8 सदस्य क्या कर सकते हैं इसमें, मार्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मार्च, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, यहीं पे लिख देता हूँ, अतः सेना में, अतः सेना में 8 सदस्य मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सेना में 8 सदस्य मार्च कर सकते हैं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए पीछे भी रखा, ठीक है। अब सवाल देखिए, अगला कह रहा है आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे संख्याएं 4 की पावर n, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, n लग रहा है आपको, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है।
जहां जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n एक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर मैं n एक प्राकृत संख्या तो n का प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इसी तरीके से डेस अनंत तक होगी। ठीक है, कहां तक होगी, अनंत तक। अगर मान लीजिए n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 लगा दूंगा, 4 की ओर n लगाऊंगा, देखिए दोबारा से लिखता हूं, ये दे रखा n बराबर 1 के लिए, अगर n बराबर मैं 1 के लिए लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n बराबर 1 के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा 4 की पावर n। अगर मैं 4 की पावर n लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर मान लेता हूँ 1 का, तो ये 4 की पावर 1 हो जाएगा। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। n बराबर 2 की बात करूंगा मैं, ठीक है, 2 के लिए, 2 के लिए बात करूंगा, 4 की पावर 2, अगर 4 की पावर 2 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। ठीक है, अगर n बराबर 3 के लिए बात करूंगा, n के लिए, n बराबर 3 के लिए तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, n बराबर में 5 के 4 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 की बात करूंगा तो 4 n की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 n को 360, 4 को कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, 4 चक 16 करेंगे, 4 चक 24 25 256 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर आपको कहीं नहीं नजर आ रहा जिससे कि वो 4 से डिवाइड हो सके। ये कह रहा लास्ट में एक और सवाल कह रहा है, इसमें एक बात और है, वो भी और n के साथ कंसीडर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सवाल लिख रहा है, अब जिसके लिए 4 की पावर n एक शून्य अंक है, इससे कह रहा है 4 की पावर n एक शून्य 0 पर समाप्त होता है, तो क्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करेंगे इसमें, ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि हमने n बराबर 1 रख दिया तो कितना आया था 4, n बराबर 2 रखा था कितना आया 16 था, n बराबर अगर हम 3 रखा था कितना आया था 64। ठीक है, n बराबर 4 रखा था कितना आया 256। अब सवाल कर रहा है अगर n की पावर अगर हम n की जगह 0 कर दें, यानी कि ये सवाल कहना चाह रहा है लास्ट में कि n 4n की पावर एक शून्य पर समाप्त होता है, अगर 4n एक शून्य पर समाप्त होता है तो 4 की पावर अगर 0 करेंगे तो कितना आता है 1। अगर मैं 4 अगर शून्य पर जाऊंगा, 4 की पावर n अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो 0 किससे समाप्त होगा, या तो 5 से कटेगा। सबसे पहले आपने ध्यान रखना अगर किसी संख्या के पीछे 5 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो 4n की पावर ऐसा कोई मान नहीं है जिससे कि 4 की n की पावर 0 पर समाप्त हो, तो यहां पर लिख देंगे अतः 4 की पावर n का ऐसा कोई मान नहीं है जो, ठीक है, जो 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, अतः 4 की पावर n का 4 की पावर n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 0 पर समाप्त होता है। बस ये इसका आंसर है, बस ये इसका करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा करा दिया मैंने, देखिए सवाल कह रहा है तीसरा, दूसरा करा दिया मैंने, देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने लिख दिया पहले ही। अब सवाल कह रहा है 3, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात करने हैं। तो मासा और लासा तो आपको आती है, मैंने पहले ही बता दी रहती है गुरु में, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब इसे देख लीजिएगा। एक कह रहा है प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, इसमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे रखो। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति लिखते हैं। ठीक है, क्या व्यक्ति लिखते हैं, 3। ठीक है, तो उनकी जो चाल है क्रमशः माप दे रहे हैं कदमों की माप। ठीक है, 3 कौन जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है। 3 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों के 3 व्यक्तियों के मापों
ठीक है। ये कह रहा है 3 व्यक्तियों के एक स्थान से किसी स्थान में चलना बराबर करते हैं उनके कदमों की माप। ठीक है, 3 व्यक्तियों के कदमों की माप। कैलकुलेशन दे रखा है मुझे, पहले का दे रखा 40, दूसरे का दे रखा 42, तीसरे का दे रखा 45। ये 3 व्यक्ति द्वारा चली गई माप है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 40, 42, 45 के अभाज्य गुणन खंड करते हैं। ठीक है, आज खंड करते हैं या करेंगे। ठीक है, या ठीक है, ये चीजें करना। ठीक है, सबसे पहले करेंगे 40, ये होगा 42, ये होगा 45। ठीक है, इन सबका का अभाज्य करेंगे और इसमें जोड़ेंगे और एलसीएम लेंगे। ठीक है, न्यूनतम संख्या में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसके वेक्टर करो, ये 42 है, 40 है, ये 45 है। इसके वेक्टर करो, इसके वेक्टर में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 2 4 4 गुणा 8 बन 40। इसके वेक्टर में 2 गुणा 3 गुणा हो जाएगा हमारे पास 7, 3 2 6 6 7 42। इसके करेंगे तो जो जाएगा 3। ठीक है, 3 और 5, 3 तो 9 बजे 45। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 3 3 ना कुछ कॉमन आ रहा, लेकिन दोनों देखिए इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें और कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। इन दोनों में देखिए कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 3, इसमें देखिए कितना आ रहा है 5 एक बार। ठीक है, अच्छा बचा और बात लीजिए यहाँ पर 2 गुणा 2 बताइए आप 7। ठीक है, ये बचा हमारे पास, ये तो बचा भाई। इसके अलावा और कुछ बचा 3। ठीक है, एक 3 और बचा, 3 और उतार लीजिए, 3 बचा हमारे पास, कितना बचा 3, 7 हमने ले लिया एक बार। अब गड़ी बनाओ, 2 3 6 56 30 और 3 2 6 6 2 12 12 अगर 12 3 36, कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 360 गुणा करेंगे हम 7 से, यानी कि 0 7 6 42 के 2 और 7 3 कितना हो जाएगा 21, 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। ये दिखाई दे रहा है ना तेरे नीचे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, कितना आ रहा है 2520। न्यूनतम संख्या कितनी दे रखी है 2520, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा, ये सवाल कहना चाह रहा है कि प्रत्येक कितनी न्यूनतम चले की दूरी के बाद दूरी को पूर्ण कदमों में से तय करते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी न्यूनतम दूरी 2500। ठीक है, 2520 है। ठीक है, 2520 कदम चलेंगे वो। ठीक है, 2500 कदम दूरी होगी 2520। ठीक है, इतनी दूरी वो चलेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले कि वह सॉरी कितने व्यक्ति, कितने प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण कदमों की न्यूनतम दूरी। ठीक है, पूर्ण कदमों के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी तो कितनी हो गया 2520, कितनी है 2520, इतनी दूरी चलेंगे। इतनी दूरी चलेंगे। ठीक है, पूर्ण कदमों के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, या फिर 3 व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, इतना ही होता। ठीक है, लिखिए पूर्ण कदमों के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, ठीक है, पूर्ण यानी कि तीनों के द्वारा, लिखिए तीनों के द्वारा, तीनों के द्वारा पूर्ण कदमों की दूरी। ठीक है, द्वारा, तीनों के द्वारा पूर्ण कदमों के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, द्वारा ज्यादा हो जाएगा, 3 व्यक्तियों द्वारा, 3 व्यक्तियों लिखिए यहाँ पे, 3 व्यक्तियों के पूर्ण कदमों के द्वारा, 3 व्यक्तियों लिख लीजिए यहाँ पे, 3 व्यक्तियों के, जी सही है, 3 व्यक्तियों के पूर्ण कदमों के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे देखना है आपको, ये इसमें अटैच होगा, यहाँ पे बीच में लिखना है, यहाँ पे। ठीक है,
लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। अब मैं आपको आगे चलता हूँ, इसे मैं सबका हल हो गया, इसे अब रफ करता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 104 का मासा और लासा ज्ञात करना है, ठीक है। मासा और लासा ज्ञात करना है आपको। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो मैंने आपको कराया रखा है। 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। एक सवाल और कराना है आपको, बस तो ये सारे सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, एक 5वां क्वेश्चन और देख लीजिए आप। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको लगाना है 96 और 204, 96 और बताना है आपको 404। ये दो संख्या दे रखी है, आपको निकालना है HCF और LCM। ये दो चीज निकालनी है, HCF और LCM। HCF और LCM दो संख्या निकालनी है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसके फैक्टर कर लीजिए दोनों के अलग अलग। 96, ठीक है। 96 और क्या ले रखा है, 96 और 204, 404 का क्या निकालना है आपको, LCM। फैक्टर कर लीजिए, 404 है, ठीक है। क्या करना है, HCF कर लीजिए। दूसरी से काटिए 4 बार, ठीक कटेगा 8 बार। इसी दूसरे काटिए 2 बार, फिर कटेगा ये 4 बार। दूसरे काटिए 12 बार, फिर काटिए 6 बार, फिर इसे काटिए 3 बार, फिर काटिए इसे, ठीक है। इसे काटिए 2 से 2, ठीक है। 2 एकन 2, 2 एकन 2, और किससे कट जाएगा ये, और किससे कट सकता है, ये तो बना होते हैं। और 1 से 1 किसी के बारे में आता ही नहीं है, तो 1 से 1 से कटेगा, ठीक है। 1 से 1 से कटेगा। 96 का वेक्टर भी कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 किया 96, ठीक है। कितने बार आ रहा है, 4 बार। 3 और 2 5 बार आ रहा है, बट्टी में आ रहा है 3। इधर करने में कितना आ रहा है, 2 गुणा 101, ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। 96 और 104 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या करें हमने, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देता हूं, 96, 404 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये देखते हैं। अब आपको क्या निकालना है, HCF। यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, और कुछ तो कॉमन नहीं है। 2 × 2 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 4। इसका HCF कितना आएगा, 4। अब ये 2 बार तो ये ले लिया, 2 बार तो ये लेगा, इसके बच्चे बच्चे और ले लिए, ये बचा हमारे पास 3 और 1 से 1 और ले लीजिए। इसका आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं गुणा करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32, 32 के गुना होगा 96, 96 मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करना है, ठीक है। यानी कि 96 का मल्टीप्लाई आपको करना है इसके साथ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 96 और 96, यही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 96 96, ठीक है। कितना आएगा, 96 96। एक बार चेक करें सवाल में है सही, कितना आया एलसीएम हमारे पास, 96 96, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास, 4। एलसीएम कितना आया, 96 96, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः 96 और 404 का 96 और 404 का, ठीक है, 96 और 404 का HCF, HCF कितना है हमारे पास, 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तथा 96 404 का LCM कितना है, 96 96 96, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा पूरा, ठीक है। अब चलिए मैं अगला बताता हूँ, इसे मैं रख करता हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रश्न चलते हैं। ये करा दिया मैंने। अब आपको एक सवाल और कराना है बस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक सवाल नहीं कराया, आपको सवाल नंबर 7 देखिए, ठीक है। 5 के बाद देख लीजिएगा, 5 के बाद दे रखा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले में। अब सवाल कह रहा है कि √3, ये कह रहा है दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है ठीक है, यहां लिखेंगे हमारे पहले जैसे सवाल है हमारे विरोधाभास या गलती या त्रुटिपूर्ण हमारे विरोधाभास या गलती या त्रुटिपूर्ण के कारण 3 √2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है P/Q एक पूर्णांक है। Q not is equal to 0 नहीं हो सकता है। Q not is equal to 0 नहीं हो सकता है। P/Q एक P/Q का एक वर्गखंड होता है। सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है कि ये लिखेंगे आप दे रखा आपको 3/2। ठीक है, 3 √2 बराबर दे रखा P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे तो ये होगा 2 बराबर P/3Q। P/3Q ये हो जाएगा, क्या लिखें P/3Q। ये सवाल दे रखा ना, तो P/3Q दे रखा है। ठीक है भाई, इसी तरीके अब क्या लिखना, बस इतना लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, अतः ठीक है, आप लिखेंगे अतः √2 तथा P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः √2 तथा P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए अतः यहाँ लिखिए चूंकि लिखिए अतः हमारे गलती के कारण कितना दे रखा 3 √2 एक परिमेय
संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे लिखा जाएगी। अतः हमारी गलती के कारण 3√2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का ये सवाल होगा और कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। जैसे मैं आप 20 मिनट ही कोई बात नहीं, एक सवाल और। ठीक है, अब देखिए मैंने लघुत्तरी के सारे क्वेश्चन हो गए, लघुत्तरी चल रहा है, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब एक विस्तृत क्वेश्चन में देख लीजिएगा। विस्तृत क्वेश्चन में दे रखा है आपको, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, और इससे पहले एक सवाल दे रखा, सिद्ध कीजिएगा 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि मैंने आपको पीछे सारा करा दिया। इस तरीके से कई सवाल कराए मैंने, 2-3 सवाल कराए हैं, उसी की तरह करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है उसके अलावा। ठीक है, जो कि आप दे रखा सारा कर लेना। ठीक है, मैं एक आपको सवाल करा रहा हूं बर्फी वाला। ठीक है, ठीक है, सवाल दे रहा है। सवाल नंबर आपके पास विस्तृत प्रश्न आ गया, इसे आप कर देते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ठीक है, ये लिख रहा ना, विस्तृत विस्तृत विस्तृत। ठीक है, विस्तृत विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये दे रखी है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा, पहला क्वेश्चन करा एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में, मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता के पास, विक्रेता के पास काजू की, हाँ ठीक है, मिठाई विक्रेता के पास मिठाई विक्रेता के पास काजू की बर्फियां बर्फियां या ठीक है, बर्फियों बर्फियों की संख्या कितना देखिए 420। ठीक है, कितने काजू की संख्या देखिए 420। ठीक है, अब देखिए तथा मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता के पास 130 बादाम की बर्फियां। ठीक है, बादाम, ठीक है, बादाम की बर्फियों की संख्या कितनी रखी 130। ये रखा। ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, ढेरी की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो आप क्वेश्चन करिएगा प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हमें 420 तथा 130 का 130 के अभाज्य गुणनखंड करके HCF लेना है। ठीक है, तो आपको 420 और 130 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, करिए 2 दूनी 4, 4 गुना 20 दिया
60, अच्छा 41 हो गया। इसका करिए 2 गुणा 5 गुणा 13, ठीक है। 2 गुणा 5 गुणा 13, तो 10 का 13 करेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, दोनों नोट करके एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ, ठीक है, 420 जो कि 420 तथा 130 का HCF, और अब कितना है, ये यहाँ पर कॉमन है, ये यहाँ पर कॉमन है, कितना आएगा 10, कितना आएगा 420 तथा 130 का HCF कितना आ गया 10। सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल में पूछा है प्रति डेयरी में न्यूनतम, प्रति डेयरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा था प्रत्येक डेयरी में रखी जा सकने वाली न्यूनतम बर्फियों की संख्या बराबर होगा आपके पास 10 होंगी, कितनी होंगी, बर्फियों की संख्या 10 होगी, ठीक है। तो प्रत्येक डेयरी में रखी जा सकने वाली न्यूनतम बर्फियों की संख्या कितनी होगी 10। तो ये सवाल हो गया आपका 10वें प्रश्न का, ये दे रखा आपको, है ना। ये 6 नंबर में आता है, क्या नंबर में आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है। और बाकी ये एक सवाल दे रखा, सिद्ध कीजिए, ये सवाल हो गया, एक बार देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक आपको क्या कर रखा है, उस तरीके से सवाल दे रखा है, ठीक है। न्यूनतम डेयरी की संख्या पूछा, आपने निकाल लिया, इतनी रखी जा सकती है, ठीक है। डेयरी कैसे होती है, जैसे कि आपने प्लेट बनाई है, प्लेट में रखा है, ये प्लेट है आपके पास, इस तरीके से यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ऐसी इस तरीके से बर्फी की ऐसी तो रखी जाती है, बर्फी ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से, ठीक है। बर्फी की डेयरी होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से रखी जाती है बर्फी की डेयरी को, ठीक है। तो अब इससे सवाल अगला क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपूर्ण संख्या है। ये पहले की तरह जो हमने सवाल बहुत सारे करा रखे हैं, इस तरीके से आप कर लेना इन सारे सवालों को, ठीक है। तो मैंने पहला चैप्टर वास्तविक यानी कि चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के सारे बहुगुणित कराया और आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी कराया, ठीक है। और मैंने इस तरीके से आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। कल मैं आपको इससे अगला चैप्टर कराऊंगा, अगला चैप्टर है बहुपद, ठीक है, यानी बहुपद के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।